हिमांशु, आपसे उत्तर प्रदेश की बड़ी तस्वीर के बारे में समझना चाहते हैं हम कि एक तो आज जो सीटें हो रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कुछ और सीटें आगे दूसरे चरण में भी वोटिंग के लिए जाएंगी। प्रधानमंत्री इस बीच अमरोहा में रैली करते हैं और उन सभी मुद्दों को टच भी करते हैं, एड्रेस करते हैं। और दो एक्टर कहते हैं कि शूटिंग में लगे हुए हैं, मतलब यूपी के लड़के जिनको अब वो एक्टर कह रहे हैं जो शूटिंग कर रहे हैं, चुनाव नहीं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी रहेंगे उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं 17 में दोनों एक साथ आए थे और किस तरीके से उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी। 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकेले दम पे जीती थी और सहयोगियों के साथ मिलकर 325 सीटें जीती थी। लेकिन एक चीज को समझना होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आज हम पश्चिम में वोटिंग हो रही है तो यहां पर आप आरएलडी को साथ लेके आते हैं, जयंत चौधरी को आप अपने साथ लेके आते हैं गठबंधन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी को यहां पे कुछ सीटें हारनी पड़ी थी, जैसे सहारनपुर, बिजनौर, नगीना जैसी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी यहां हार गई थी, मुरादाबाद हारी थी, रामपुर सीट हार गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को यह बात पूरी तरीके से मालूम है कि यहां जाट वोट बैंक के बिना जो है अगर यहां डिवीजन होता है तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन दूसरी एक और पिक्चर देखिए आप, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुष्यंत चौटाला से अलायंस तोड़ लेती है। वहां जानती है कि अगर जाट पॉलिटिक्स नहीं करनी है भारतीय जनता पार्टी को, वहां उनके समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गैर जाट पॉलिटिक्स करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन बिल्कुल क्लियर है, वो इलेक्शन स्ट्रेटेजी बहुत सोच समझकर बनाती है। और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस बार कैंडिडेट्स दिए, आप देखिए यहाँ पे बहुत से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बदला नहीं है। वो ये जानते हैं कि अगर कुछ बदला तो नुकसान हो सकता है। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 252 सीटें जरूर जीती थी, लेकिन अखिलेश की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका वोट शेयर 21% से बढ़कर 32% हो गया था। और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, जिस तरीके से अखिलेश यादव का वोट शेयर बढ़ा और मायावती के वोट शेयर का डिक्लाइन होना, यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और चिंता का विषय है। और अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी पूरी तरीके से कहा जाए कि सिर्फ अखिलेश आनंद दिखाई दे रहे हैं, मायावती भी है, लेकिन उस तरीके से उनका वोट शेयर नहीं है जो एक ताकत होती थी बीएसपी के लेट 80s के दशक से लेकर 2012 तक, वो अब कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। और सीट एक तरफ है लेकिन उनका वोट परसेंटेज कहीं नहीं जाता है, तो उनके वोट परसेंटेज पर दोनों ही पक्षों की नजर यहां रहेगी। लेकिन राजस्थान, जयपुर सीट, केवल जयपुर सीट नहीं शरद, बल्कि अगर हम समूचे राज्य को भी देख लें तो ये वो राज्य है जो बीजेपी चाहेगी कि वो रिटेन करे, क्योंकि 25 की 25 सीटें लगातार वो जीत ली। पर इस बार राजस्थान का मिजाज इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए कि वो एक मतलब ये बोलते हुए भी उस दावे को महसूस कर सकें कि 25 की 25 इजी वो जीतेंगे। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा है और आपने खुद महसूस किया है राजस्थान को घूमते हुए कि बीजेपी को ऐसा लगता था कि गुजरात के बाद सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति हमारी राजस्थान में है और मोदी की लोकप्रियता सबसे अच्छी है। मगर कांग्रेस ने बड़े तरीके से जातिगत फैक्टर को इतना फैला दिया है कि जाति के जंजाल में राम मंदिर और राष्ट्रभक्ति, धारा 370 जैसे सारे मुद्दे ग्रामीण इलाकों में कम से कम दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है कि इस वक्त राजस्थान जैसे राज्य में एक ब्राह्मण को सीएम बनाकर वो कांग्रेस ने उसको बहुत अच्छे से बुनाया है, जाट, गुजर, मीणा और एससी। ये बड़ा फैक्टर है जो इस चुनाव में क्या खेल करता है, इस पर सबकी नजरें रहेगी। भूपेंद्र यादव आए हैं केंद्र से लड़ने के लिए, कड़े मुकाबले में हैं। अर्जुन राम मेघवाल की इज्जत दांव पर लगी है बीकानेर से। अब ये देखिए, सैक्रिफाइस करने के लिए कांग्रेस इतना तैयार है कि एक सीट जीते थे आरएलपी के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल, मगर नागौर उन्हें दे दिया, वो लड़ रहे हैं। अमरा राम कम्युनिस्ट पार्टी पता नहीं कब जीती होगी एक विधानसभा भी उस इलाके में, सीकर में, मगर लोकसभा दे दिया अमरा राम को और सीकर से कॉमरेड चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बेचैनी है कांग्रेस के अंदर इस बार बीजेपी को रोकने की। इस तरह की बेचैनी मैंने 2014-2019 में नहीं देखी थी। वसुंधरा राजे पिछले 20-25 सालों के बाद पहली बार किसी भी एक लोकसभा क्षेत्र में अपने बेटे को छोड़कर झालावाड़ बाहर नहीं निकली हैं। ऐसा कभी बीजेपी में 20-25 सालों में नहीं हुआ था। वो स्टार प्रचारक रहा करती थी।
तो वो भी एक बड़ा बदलाव इस लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत अपने बेटे तक सीमित हो गए हैं और सचिन पायलट फुल कमांड में घूम रहे हैं, उसका भी एक असर दिखाई देता है नौजवानों में। मगर ये बीजेपी के लिए बड़ा टेस्ट इसलिए कह रहा हूं मैं कि मोदी की लोकप्रियता है, मगर मोदी की लोकप्रियता को भुनाने के लिए किस तरह से बीजेपी इकट्ठा लड़ पाती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां पर जमीन पर कि बीजेपी का इस चुनाव में कम से कम मुझे कांग्रेसीकरण दिख रहा है। वसुंधरा गुट के नेता एक अलग तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं और भजन लाल शर्मा अकेले यहां पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत खुद के यहाँ फंसे हुए हैं, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, ओम बिरला सब अपने अपने यहाँ फंसे हुए हैं। एक भजन लाल शर्मा घूम रहे हैं और दिया कुमारी। तो ये पीढ़ीगत बदलाव का जो टेस्टिंग है बीजेपी का राजस्थान में, उसकी भी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर। इसलिए इस चुनाव में देखिए मैं दिखाना चाहूंगा धूप कितनी तेज है श्वेता, इतनी तेज धूप है यहाँ पर कि ये जो लगाया गया था छाया के लिए ये भी काफी नहीं है। और अभी 12 भी पूरी तरह से बजे नहीं है और धूप की ये हालत है कि लोग इस तरह से जो वोट देने आ रहे हैं सब इस तरह से छाया में पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि शरद मैं लौटती हूँ आपके पास। पहले नागपुर हम चल रहे हैं, नागपुर से हमारे साथ अशोक सिंघल इस समय मौजूद हैं। अशोक जी, अलग अलग राज्यों की अलग तस्वीर, लेकिन महाराष्ट्र के हिसाब से भी अहम कि जब उस दिन आप और मैं साथ में नितिन गडकरी की वो रैली देख रहे थे तो एनसीपी के झंडे बीजेपी के साथ बड़ा एक अजीब सा कॉम्बिनेशन जरूर दिखता है। लेकिन अभी तो महाराष्ट्र के लिए ये चुनाव दो पार्टियां ऐसी जो बीचों बीच दो फाड़ हैं। समीकरण मतलब कोई क्या तय करे यहां पर? यहां तो अभी पार्टियों को ही नहीं समझ आ रहा होगा, कार्यकर्ताओं को, कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, पर उन चीजों से पार पा चुके हैं। कम से कम नागपुर सीट में ऐसी दिक्कतें, ऐसी अड़चने नहीं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तो आमने सामने का मुकाबला है। विकास ठाकरे हैं और नितिन गडकरी है। और नितिन गडकरी का हमने भी श्वेता, जब हम दोनों घूम रहे थे उनके साथ कैंपेन में, तो देखा कि वो विपक्ष को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, अपने प्रतिद्वंद्वी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो अपने काम को आगे रख करके वोट मांग रहे हैं जो उन्होंने पिछले 10 साल में नागपुर में काम किया। और उनका तरीका भी यही है राजनीति करने का। वो विपक्ष को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, वो अपना बताते हैं मैंने क्या किया। वो कहते भी कि अपनी लकीर को बड़ा करो दूसरे की छोटी करने की बजाय। तो उनका एक तरीका है काम करने का। दूसरा, 2014 से पहले श्वेता यहाँ पर 12 बार कांग्रेस जीतती रही है। 1952 से अगर बात की जाए, सिर्फ 1996 में बनवारी लाल पुरोहित यहाँ से लोकसभा सांसद बने थे बीजेपी की तरफ से। 2014 के बाद से लगातार 2 बार सांसद बने नितिन गडकरी, तीसरी बार वो मैदान में है। लेकिन जो विकास ठाकरे वो कांग्रेस के विधायक हैं पश्चिमी नागपुर से, और हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा। बेशक यहाँ पर संघ मुख्यालय हो, लेकिन जो कास्ट कॉम्बिनेशन हैं, ओबीसी वोटर हैं या दलित वोटर हैं, बहुत डिसाइड करते हैं वो यहाँ पर। क्योंकि जो 22 लाख वोटर हैं नागपुर के अंदर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें ज्यादा, आधे से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं और उसके अलावा दलित वोटर हैं। तो जिधर वो चला जाते हैं तो उसका पलड़ा भारी होता है। नितिन गडकरी ने सारे कास्ट इक्वेशंस को तोड़ दिया था 2014 के बाद। जो उनका तरीका है काम करने का, चाहे विरोधी भी रहे हो उनके भी वो काम करते हैं। हमेशा से कहा जाता है, हम दिल्ली में भी उनकी पॉलिटिक्स देखते हैं संसद के भीतर, तो उन तमाम इक्वेशंस को तोड़ते हुए नितिन गडकरी तमाम वोट बैंक में घुसपैठ की, उनको वोट मिला। और इस बार भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा उनका मार्जिन बढ़ेगा, से उनकी यहाँ पर जीत हो जाएगी। लेकिन मुकाबला हर जगह चल रहा है, चुनाव चल रहा है। आपके क्षेत्र में अगर वोट डाले जा रहे हैं तो कृपया आप जाएं और अपना वोट जल्द से जल्द डालें।